Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the large intestine. Let's start. Students, some points related to the small intestine. एक तो ये कि एपिथेलियल सेल्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो हम बात कर रहे थे विलाई की एब्जॉर्प्शन के एतबार से. सो विलाई के ऊपर वो जिनसे क्लियर होती है एपिथेलियल सेल्स की, वो मुसलसल शेड हो रही होती है. लेकिन वहाँ पर जो सेल्स हैं, जो नए सेल रिप्लेस किए जा रहे होते हैं, बिकॉज कि वहाँ पर जो क्रिप्ट्स है, आपको बताया था कि दो विलाई के दरमियान जो नीचे एक डिप्रेशन सा बना हुआ है जिसको हम क्रिप्ट कहते हैं. क्रिप्ट्स के अंदर रैपिड जो है वो माइटोसिस हो रही होती है, सेल डिवीजन हो रही होती है और सेल्स ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं. तो जहाँ पर वो रिप्लेस्ड, मतलब कि वो जहाँ पर वो स्लफ्ट ऑफ हो रहे हैं सेल्स, वहाँ पर उनको रिप्लेस कर दिया जाता है. एक तो बात ये. दूसरा, जो विलाय है उनकी लेंथ इट रेंजेस फ्रॉम 0.5 to 1.5 मिलीमीटर्स. याद रखना MCQs के लिए 0.5 to 1.5 मिलीमीटर्स इन लेंथ. अब जैसे ही आइलियम ख़त्म होती है तो आइलियम ये टर्मिनल पोर्शन है आइलियम का. दिस इज आइलियम. जहाँ पर आइलियम ख़त्म होती है और आगे लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होती है, वहाँ पर एक ब्लाइंड सा पाउच है जो सबसे जो इनिशियल पोर्शन है, जो सबसे प्रॉक्सिमल पोर्शन है लार्ज इंटेस्टाइन का, जिसे एक ब्लाइंड पाउच या सैक भी कहते हैं. दिस इज कॉल्ड एज द सीकम. अब जो सीकम है, ये बैग और पाउच और उस आइलियम, इनके दरमियान जो ओपनिंग होती है उसको गार्ड करता है एक स्फिंक्टर, अ रिंग ऑफ मसल्स, जिसे कहते हैं आइलियोसीकल स्फिंक्टर. आइलियो मीन्स फ्रॉम द आइलियम, सीकल मीन्स रिलेटेड टू सीकम. इसको समटाइम्स मिसअंडरस्टैंडिंगली आइलियोकोलिक स्फिंक्टर भी कहा जाता है. तो कोलिक कह देना मतलब कि चूंकि कॉलन तो इस सीकम के आगे स्टार्ट हो रही है, तो टेक्निकली देखें तो ये गलत है. टेक्निकली ऐसा नहीं कहना चाहिए, आइलियोकोलिक स्फिंक्टर नहीं कहना चाहिए. लेकिन इस एतबार से कह देना क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन का मेजर हिस्सा कॉलन है और इसी एतबार से लार्ज इंटेस्टाइन को समटाइम्स कॉलन भी कहा जाता है. ठीक है, तो क्योंकि ज़्यादातर हिस्सा इसका कॉलन है, तो इस एतबार से अगर देखा जाए तो इसको आइलियोकोलिक जो स्फिंक्टर कह देने से कोई हर्ज नहीं है. लेकिन बट वी बीइंग स्पेसिफिक, वी आर मेडिकल स्टूडेंट्स, सो बीइंग स्पेसिफिक वी शुड से मोर प्रेफरेबली आइलियोसिकल स्फिंक्टर रादर देन टू से आइलियोकोलिक स्फिंक्टर. ठीक है, लेकिन दोनों जो आपके सामने जो पॉसिबिलिटीज है वो रखती मैंने. ठीक है, तो इट इज़ अ स्फिंक्टर एट द जंक्शन ऑफ आइलियम एंड सीकम. ये सीकम है, ये आइलियम है, इसके जंक्शन के ऊपर मौजूद है. क्लियर. अब डियर स्टूडेंट्स, जहाँ पर ये सीकम स्टार्ट हो रही है, सीकम इट्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन. तो यहाँ पर आकर वक्फे से जो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो कंटेंट्स हैं वो यहाँ पर पहुँचा दिए जाएंगे. क्लियर. बाय द मूवमेंट ऑफ पेरिस्टाल्सिस, जैसे कि वो जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के जरिए. अब जो सीकम है, इसके पोस्टीरियर एंड के ऊपर जो है यहाँ पर एक वर्मी फॉर्म, एक वर्म लाइक, एक लंबी सी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसको हम कहते हैं अपेंडिक्स. दैट इज कॉल्ड एज अपेंडिक्स, जिसको मोस्ट ऑफ दिस टाइम समझा जाता है कि ये यूजलेस है. बट आई डिफर विद दैम, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई डिफर विद दैम, बिकॉज इट इज़ नॉट अ यूजलेस ऑर्गन फॉर द ह्यूमन्स, बिकॉज I believe in the faith or in the truth that Allah has made the best creation, that is human being. सबसे बेहतरीन जो क्रिएशन अल्लाह ताला की है वो है इंसान. और मेरा नहीं ख्याल है कि मैं इस चीज़ को नहीं इस चीज़ पे मानने को तैयार कि अल्लाह ताला ने कोई चीज़ ऐसी भी इंसानों के अंदर रखी हो जिसका कोई फ़ायदा ना हो, जिसका कोई काम ना हो. So might be medical science is not mature enough to find the appropriate function of this. लेकिन उसके बावजूद जो इनके नॉलेज में है जो फंक्शन, वो मैं आपसे डिस्कस कर देता हूँ. तो उसके अगर है तो मतलब फिर भी कह देना कि ये यूजलेस है, आई डोंट थिंक सो. इट इज़ करेक्ट टू से. सो अपेंडिक्स यहाँ पर एक वर्मी फॉर्म लाइक, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, सीकम के साथ अटैच है. याद रखने कहाँ पर अटैच है, सीकम के साथ. अबाउट 9 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक एडल्ट के अंदर 9 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है. और इसकी वॉल्स के अंदर मौजूद है लिम्फ नोड्यूल्स. एक होता है लिम्फ नोड, नोड का छोटा हिस्सा, मतलब कि छोटे डिवीजन, नोड्यूल्स मौजूद हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर लिम्फ नोड्यूल्स हैं, सो इट इज़
वेरी मच क्लियर, इट हैज़ गॉट रोल इन द इम्यूनिटी। और आपको पता है कि शुरू में ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक लाइफ एंड एज वेल एज इन द इन्फेंसी, बच्चों में जो इम्यूनिटी का एक बहुत बड़ा मेजर रोल है यहाँ पर इसका अपेंडिक्स का। सो चूँकि यहाँ पर लिम्फ नोड्स हैं, सो इट इज़ वेरी मच क्लियर। तो इसको बिला वजह निकलवा देना, दैट्स नॉट करेक्ट बाय कंसिडरिंग दैट इट इज़ यूजलेस। आई डोंट थिंक सो। और जब समटाइम्स यहाँ पर होता है, क्योंकि जो फीसिस यहाँ पर स्टक हो जाते हैं इसके अंदर, चूँकि इसकी जो ओपनिंग है वो बहुत नैरो है, तो इसका जो ल्यूमेन है बहुत नैरो होता है, तो फीसिस यहाँ पर स्टक हो सकते हैं। स्टक होने के बाद यहाँ पर ये इन्फ्लेम हो सकती है। तो जब ये इन्फ्लेम होती है, इट बिकम्स इलोंगेटेड लाइक दिस, ठीक है। और इसका जो दर्द होता है वो काफ़ी परेशान कुन हो सकता है। सो इसकी जो इन्फ्लेमेशन होती है अपेंडिक्स की, दैट इज कॉल्ड अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस, दैट इज द इन्फ्लेमेशन। आइटिस का वर्ड आ गया ना, आपसे जिक्र किया था। सो इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स। It is the inflammation of appendix, उसे अपेंडिसाइटिस कहेंगे। और आम तौर पर फिर डॉक्टर्स क्या रेफर करते हैं, जी इसको निकाल दो, कोई फायदा नहीं इसका। सो दैट वेरी सर्जिकल प्रोसीजर इज कॉल्ड एज अपेंडेक्टमी। अपेंडेक्टमी, that is the surgical removal. It is the surgical removal of appendix. Clear? So ये दो टर्म्स हैं इसके हवाले से, अपेंडिक्स के हवाले से, तो ये आपने याद रखनी है। अपेंडेक्टमी, it is the surgical removal, means to cut down the appendix from the cecum, और अपेंडिसाइटिस इट्स द इन्फ्लेमेशन। और आम तौर पर चूंकि अपेंडिक्स मौजूद कहाँ पर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, इट इज़ प्रेजेंट इन द राइट लोअर क्वाड्रेंट। ये हमारे यहाँ पर ये राइट लोअर क्वाड्रेंट है, यहाँ पर मौजूद है। आमतौर पर इसका जो दर्द है वो यहीं से शुरू होता है, एंड इट मे रेडिएट टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। सो ख़तरनाक हो सकता है, इसमें फौरी इमरजेंसी जो है नो अटेंशन हासिल करनी चाहिए। उसके बाद स्टार्ट होता है इसका कॉलन। सो हेयर इज़ द कॉलन। सो सबसे लंबा पार्ट है कॉलन, तकरीबन 1.5 मीटर्स। हमने बात की थी कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसकी टोटल लेंथ कितनी है, अबाउट 5 फीट, तकरीबन 5 फुट है। तो उसका 1.5 मीटर जो है, 5 फुट का मतलब है इट इज़ अ लिटिल बिट लेस देन 2 मीटर्स। तो ज़्यादातर हिस्सा जो है 1.5 मीटर्स, यानी कि अबाउट 4 फीट के करीब करीब जो है वो सिर्फ कॉलन है। तो कॉलन यहाँ से फिर शुरू हो रही है, ये ऊपर को जा रही है, दिस इज़ कॉल्ड एज द असेंडिंग कॉलन। फिर ये ऐसे स्ट्रेट हो जाती है, इसे कहते हैं ट्रांसवर्स कॉलन। फिर ऐसे नीचे को आ रही है, जैसे डिसेंडिंग कॉलन। फिर उसको यहाँ से कॉमा शेप थोड़ा सा ऐसे कर्व्ड हो रही है, इसे कहते हैं सिग्मॉइड कॉलन। और उसके बाद फिर लास्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, दैट इज कॉल्ड एज रेक्टम, दैट एम्प्टीज इनटू द फाइनल ओपनिंग ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, दैट इज एनस। और एनस जो है इट इज़ गार्डेड बाय स्फिंक्टर्स। इसमें 2 स्फिंक्टर्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। दिस इज इंटरनल एनल स्फिंक्टर एंड द लोअर वन इज द एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। याद रखना है, बहुत अहम बात आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर में भी बताई थी इसके, जिसमें हमने प्राइमरी ऑर्गन्स को डिस्कस किया था। सो इंटरनल एनल स्फिंक्टर जो है ये स्मूथ मसल से बना हुआ है, स्मूथ मसल्स याद रखना है, ठीक है। जबकि एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर ये स्ट्रिप्ड मसल, मतलब कि स्केलेटल मसल से बना हुआ है, ठीक है। सो जो स्केलेटल मसल है इट इज़ इन आवर वॉलंटरी कंट्रोल, ठीक है, याद रखना है। सो इसी से रिलेटेड फिर हम डेफिकेशन रिफ्लेक्स को भी डिस्कस करेंगे। और रेक्टम ये एक इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल ट्यूब है एट द एंड ऑफ द कॉलन, और यहाँ पर फीसिस आकर अल्टीमेटली जमा होते हैं। जब जमा होते हैं तो इसकी वॉल डिस्टेंड करती है। जब इसकी वॉल्स डिस्टेंड करती है तो फिर यहाँ पर जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं दे इनिशिएट द डेफिकेशन रिफ्लेक्स। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द डेफिकेशन रिफ्लेक्स। तो डेफिकेट का मतलब है जो स्टूल है, जो फीसिस हैं, उनको बॉडी से रिमूव करना, पास करना। सो दैट इज कॉल्ड एज डेफिकेशन। इट इज़ कंट्रोल्ड थ्रू अ रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स मीन्स इट इज़ एन ऑटोमेटिक प्रोसेस। तो जब भी ये डेफिकेशन रिफ्लेक्स होगा, हमें हाजत होगी वॉशरूम जाने की, टॉयलेट जाने की,
and when we sit on the seat, so then the defecation reflex is continued, और इसमें किया क्या जाता है, by holding the breath, पहले सांस को रोका जाता है, then the abdominal muscles are contracted, ठीक है, यहाँ पर प्रेशर डाला जाता है, सांस रोक के एब्डोमिनल मसल्स पे प्रेशर डाला जाता है, ये प्रेशर इट इज़ ट्रांसमिटेड टुवर्ड्स द रेक्टम, और रेक्टम से फिर आप वॉलंटरली जब एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर को ओपन करेंगे, सो इट विल लीड टू द इवैक्यूएशन ऑफ योर रेक्टम. सो दिस इज कॉल्ड एज डेफिकेशन रिफ्लेक्स. अच्छा, डेफिकेशन रिफ्लेक्स ये तो हम एडल्ट्स में तो ट्रेंड होता है, टॉयलेट ट्रेनिंग होती है, जबकि बच्चों के अंदर, इन्फेंट्स के अंदर ख़ास तौर पर के जब उनकी टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं होती, वो कहीं पे भी कहीं वो जो है वो डेफिकेट कर देते हैं, कहीं पे भी जो है दे पास देयर स्टूल. बट एज सुन एज देयर मदर स्टार्ट देयर टॉयलेट ट्रेनिंग एंड देन दे लर्न हाउ टू होल्ड द फीसिस and the defecation, so when they find the appropriate place, then they defecate. So this is the defecation reflex. Hopefully you have understood. So अगर हम मेजर पार्ट्स में डिवाइड करें लार्ज इंटेस्टाइन को, तो 3 मेजर पार्ट्स हैं, सीकम, कॉलन और रेक्टम, और साथ में अपेंडिक्स भी है, ठीक है, याद रखिएगा. सो लेकिन मेजर 3 इसके डिवीजन हम करेंगे. ये एक छोटा सा हिस्सा है इस एतबार से, क्योंकि साइंटिस्ट इनको मानते भी नहीं है कि ये किसी काम का, तो इसलिए इसको बाजू का शामिल नहीं किया था. बट आई डू कंसिडर इट इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन एंड आवर बॉडी. सो अपेंडिक्स भी मौजूद है, इट इज़ अटैच टू सीकम, सो दैट्स व्हाई आई हैव पुट द अंडर ब्रैकेट इनक्लोज्ड इन द ब्रैकेट्स. अब आते हैं इसके फंक्शंस की तरफ, लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शंस की तरफ. तो 4 मेजर फंक्शंस हैं. तो सबसे पहला फंक्शन ये है कि इट इज़, यहाँ पर याद रखना है कि डाइजेशन किसी किस्म की कोई नहीं है. वो कहाँ तक ख़त्म हो गई थी, वो जेजुनम आखिरी पॉइंट तक जहाँ पर डाइजेशन होनी थी. उसके बाद आइलियम से जो है वो एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होगी, और आइलियम से क्या क्या चीज़ एब्जॉर्ब हुई हमने देख लिया. वहाँ से अमाइनो एसिड्स, वहाँ से ग्लूकोज, वहाँ से फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, ठीक है, ये सारा कुछ एब्जॉर्ब हो गया. अब बाकी पानी बच गया और साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स बच गए, ठीक है, या जो विटामिन जो आपने खाए थे वो बच गए, ठीक है. तो ये कैसे अब एब्जॉर्ब होंगे. सो इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर सबसे पहली चीज़ है, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर. तो ये जो प्रोक्सिमल पार्ट है कॉलन का, मतलब शुरू का जो हिस्सा है, वहाँ से एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और उसके बाद एब्जॉर्ब जब हो चुके होंगे तो द मटेरियल, द अनडाइजेस्टेड मटेरियल, नाउ इट बिकम्स फीसिस. अब वो फीसिस कहलाएगा, ठीक है. द रिमेनिंग कंपोनेंट्स आर कॉल्ड नाउ द फीसिस, और फीसिस की कंपोजिशन इंपॉर्टेंट है MCQ's point of view से. इट कंटेन्स बैक्टीरिया एंड प्लांट फाइबर एंड स्लफ्ड ऑफ म्यूकोजल सेल्स, जो जैसे विलाई से वो गिर रहे थे, ठीक है, स्लफ ऑफ हो रहे थे, एंड म्यूकस एंड कोलेस्ट्रॉल. और कौन सी कोलेस्ट्रॉल, जैसे कि हमने पढ़ा कि LDL एंड HDL, ठीक है. सो दीज आर द कोलेस्ट्रॉल्स एंड VLDL, जो बहुत ही लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, उनको बाहर निकालना ज़रूरी है यहाँ से. एंड द बाइल पिगमेंट्स एंड द वाटर. बाइल पिगमेंट्स में ख़ास तौर पर जो बिलिरुबिन है, दैट इज़ रिमूव्ड, इजेस्टेड through the digestive system, especially in the form of bilins, I have told you. So this is how the absorption of electrolytes and water takes place, and after that the remaining part is called the feces. इसके अलावा, so there is the absorption of vitamins. So vitamins, एक तो vitamins वो जो आपने खाए, डाइट में लिए, उनमें खास तौर पर विटामिन B12, याद है आपको. विटामिन B12 जो है वो इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ वो बाइंड करके आया था, और अब यहाँ से एब्जॉर्ब होगा, ठीक है. इंट्रिंसिक फैक्टर जो कहाँ से बना था, फ्रॉम द ऑक्जेंटिक सेल्स, और वो कहाँ पर मौजूद थे, स्टमक के अंदर, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में, स्टमक में. और उन्होंने अपने साथ किसको बाइंड किया हुआ था, विटामिन B12 को. तो ये अपने साथ बाइंड करके लेके आ गए, तो ये यहाँ से एब्जॉर्ब हो जाएगा फ्रॉम द कॉलन, फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन. दूसरा, यहाँ पर कुछ म्यूचुअलिस्टिक बैक्टीरिया मौजूद हैं हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, जिनको हम नेचुरल फ्लोरा भी कहते हैं. डू यू रिमेंबर इन द चैप्टर नंबर 6. सो वो नेचुरल फ्लोरा हमारे दोस्त बैक्टीरिया है, वो मुख्तलिफ तरह के विटामिन सिंथेसाइज कर रहे हैं. ख़ास तौर पर 2 विटामिन बहुत अहम है. एक है विटामिन K, द फैट सॉल्युबल विटामिन, एंड द विटामिन B, द वाटर सॉल्युबल विटामिन. अच्छा, बी में कौन सा है, बी एक कम्प्लेक्स है, B1, B2, B3, B4, B5, B6 एंड B12.
तो B12 तो यहाँ पे से चला गया, ठीक है, ये तो एब्जॉर्ब हो गया जो हमने डाइट में खाया था। जो B7 है, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड बायोटिन, बायोटिन, ठीक है, याद रखिएगा, विटामिन B7, ये बी कॉम्प्लेक्स का जो B7 है वो बायोटिन कहलाता है। दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंटली सिंथेसाइज्ड बाय द बैक्टीरिया ऑफ आवर कॉलन, जो म्यूचुअलिस्टिक बैक्टीरिया हैं उसको सिंथेसाइज करते हैं एंड दे आर एब्सॉर्ब्ड बाय द कॉलन। इसके अलावा जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो फंक्शन है, इट रिड्यूसेस द एसिडिटी बाय सेक्रेटिंग बाइकार्बोनेट्स। यहाँ पर बाइकार्बोनेट्स भी सेक्रेट हो रहे हैं जो कि एसिडिटी जो कि फैटी एसिड्स की वजह से हो रही है, और जो बाकी जो कंपोनेंट्स हैं फीसिस के या जो अनडाइजेस्टेड मैटर के जो आ रहे हैं उनकी वजह से जो एसिडिटी जहाँ पर हो रही है उसको मुसलसल जो न्यूट्रलाइज किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ बाइकार्बोनेट्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द कॉलन, ठीक है, कॉलन के जो सेल्स हैं। एंड इट ऑल्सो प्रिवेंट्स फ्रॉम द इन्फेक्शन से बचाता है, क्योंकि यहाँ की जो म्यूकोजा इट यानी कि इंटरनल लाइनिंग, द म्यूकोजल बैरियर, इट एक्ट्स एज द फर्स्ट, आपको याद होगा, द फर्स्ट बैरियर स्किन एंड द म्यूकस मेम्ब्रेन्स, तो वो इसमें ये शामिल है, तो इन्फेक्शन से भी बचाता है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ इन्वॉल्व। और बाज़ औक़ात फिर क्या होता है कि डियर स्टूडेंट्स, जब आपकी लार्ज इंटेस्टाइन सही तरह से काम ना करे तो इट मे सफ़र फ्रॉम 2 डिसीजेस, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन। डायरिया किस वजह से हो सकता है? इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से हो सकता है, एकदम से कोई बुरी खबर सुनी, एकदम से वो पेट में दर्द हुआ, यू नीड टू गो टू वॉशरूम, या बाज़ औक़ात बहुत कोई खुशी की खबर सुनी हो तो उसमें भी पेट में दर्द हो, या कोई एग्जामिनेशन आपका स्ट्रेस है, ठीक है, उसकी वजह से भी ऐसा हो जाता है। इन कंडीशंस में जितने भी इमोशन से रिलेटेड कंडीशंस हैं, जब परेशानी एंजाइटी हो जाए, जब समटाइम्स सडन एंजाइटी, तो जो कॉलन की जो मूवमेंट्स हैं वो तेज़ हो जाती हैं, फास्ट, द मोटिलिटी ऑफ द कॉलन इंक्रीजेस। उससे क्या होगा कि द वाटर विल नॉट अलाउड टू बी एब्जॉर्ब्ड एनफ, जैसा कि होना चाहिए था, इसकी मूवमेंट तेज़ हो जाती है, तो इट इज़ इजेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ लूज मोशंस, वाटरी डायरिया, ठीक है। और या फिर कोई ड्रग एक्शन हो सकता है, जैसे कि स्मोकिंग में जो निकोटीन होती है, ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स हैं, गट की मोटिलिटी उसको इंक्रीज़ करती है, ठीक है। सो लेकिन इट इज़ नॉट गुड। और इसके अलावा टू मच स्मोकिंग इज़ नॉट गुड। सो इट ऑल दीज they increase the motility. Motility means the movement of the water leading to making less duration to absorb the water, ठीक है, ताकि ये मूवमेंट तेज़ हो जाएगी तो वाटर की जो एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाएगी। सो एब्जॉर्प्शन कम हो गई तो अब जो फीसिस है दे विल बिकम वाटरी कंसिस्टेंसी। नाउ द कॉन्स्टिपेशन, ये उसके अपोजिट एक कंडीशन है जिसमें एक्सेसिव वाटर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है कॉलन से, ज़रूरत से ज़्यादा, जितना ज़्यादा वाटर यहाँ से एब्जॉर्ब होता रहेगा कॉलन से, वो फीसिस जो है उतने हार्ड होते चले जाएंगे एंड दे विल बी डिफिकल्ट टू रिमूव फ्रॉम द बाय द डेफिकेशन रिफ्लेक्स। सो दिस इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिपेशन। और कॉन्स्टिपेशन के लिए क्राइटेरिया है कि कम से कम आपको 3 दिन तक स्टूल पास ना हो, तो देन इट इज़ कॉल्ड एज कॉन्स्टिपेशन। अगर हार्ड स्टूल्स फॉर्मेशन हो रही है दैट इज समथिंग एल्स, वो आप पानी कम पी रहे हैं, आप फाइबर कम ले रहे हैं, दैट इज़ वो उसकी वजह से हो सकता है। लेकिन आप डेली बेसिस पे अगर स्टूल पास कर रहे हैं बट विद हार्ड फीसिस, सो इट इज़ नॉट कॉन्स्टिपेशन। हाँ, अगर 3 दिन तक कम से कम स्टूल पास ना हो तो दैट इज़ कॉल्ड एज कॉन्स्टिपेशन। सो इट इज़ ड्यू टू द एक्सेसिव वाटर एब्जॉर्प्शन। जितनी ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब होता जाएगा स्टूल उतना ही हार्ड होता जाएगा। आमतौर पर बाज़ औक़ात ऐसा होता है यू आर बिजी इन समथिंग, और किसी भी वजह से आपको मतलब कि हाजत हुई, लेकिन आपने यू फेल्ट द अर्ज टू डेफिकेट बट यू रिफ्यूज्ड, आपने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो बार बार रिजेक्ट करने से, या बाज़ औक़ात कुछ ऐसे डिजीज़ हैं जिसमें जो कॉलन की मोटिलिटी है वो कम हो जाती है, मूवमेंट स्लो हो जाती है, तो स्लो मूवमेंट होगी तो वाटर ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा। सो इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ हार्ड फीसिस। सो दैट्स ऑल अबाउट द लार्ज इंटेस्टाइन। और फाइनली डियर स्टूडेंट्स, एक आखिरी बात आपके लिए अर्ज करना चाहूँगा इस टॉपिक से रिलेटेड, द डाइजेस्टिव सिस्टम, कि हमने अभी लास्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को डिस्कस किया। तो स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, इनके अंदर एक डिफरेंट सेल होता है। दे हैव गॉबलेट सेल्स, गॉबलेट सेल्स।
सिर्फ एक ये सेल था जो कि डिस्कस होने से जो नहीं हुआ, ये एट द एंड इसलिए डिस्कस करूँ क्योंकि अब सारा कुछ ये ख़त्म हो चुका है। सो सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, इन दोनों में, पूरे डाइजेस्टिव ट्यूब में स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में ये सेल्स होते हैं जिनको कहा जाता है गॉबलेट सेल्स। दे सेक्रीट mucus, they constantly secrete mucus, so are protective, so they provide protection. इनको गॉबलेट सेल क्यों कहा जाता है? गॉबलेट वैसे आमतौर पर शराब के प्याले को कहा जाता है, इस तरह से खास किस्म का एक वो प्याला होता है इस तरह से, जो कि हराम है, शराब। तो इन सेल्स की शेप कुछ इस तरह से होती है। सो दिस इज अ गॉबलेट, इसे गॉबलेट कहते हैं। इन सेल्स की शेप कुछ इस तरह से होती है, इस वजह से इनका नाम रखा गया गॉबलेट सेल्स। सो दे कॉन्स्टेंटली सेक्रीट म्यूकस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एज वेल एज इन द लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये म्यूकस जो है प्रोटेक्ट कर रहा होता है जो इंटरनल लाइनिंग होती है, जैसा कि वो स्टमक में म्यूकस सेल्स वो सेक्रेट करते हैं, यहाँ पर गॉबलेट सेल्स हैं जो कि सेक्रेट कर रहे हैं म्यूकस को। सो इट इज़ प्रोटेक्टिव इन द नेचर।